जय हिंद। आज आपको बिहार पुलिस का जो साइंस है इसका मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूं। और इस वीडियो में जो मैंने कल आपको टॉपिक बताया था और जो क्वेश्चन आपको बताया था, कुछ दोस्तों के कमेंट ने किया है कि सर आप ही वीडियो में एक बार इसको एक वीडियो में कवर करा दीजिए। तो मैं आज ये सोच रहा हूँ कि आपको जितने भी कल मैं प्रश्न बताए थे और जो भी प्रीवियस ईयर जो इस बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी साइंस के क्वेश्चन को मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। आप एक बार मेरे से इसका डिस्कशन देख लीजिए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ना बेनिफिट हो रहा है, तभी आप दीजिएगा, तभी आप देखिएगा, वरना आप अपना यहाँ पे अपना टाइम जो कीमती समय है उसको व्यर्थ मत कीजिएगा। आप अपने कीमती समय को अपने पढ़ाई पे लगाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कि इसे बेनिफिट होने वाला है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं श्योर करता हूँ कि आपको 100% यहाँ से एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा कि आखिर प्रश्न को कैसे याद किया जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न को कैसे याद किया जाए। और मैं आपको मेक श्योर कराऊंगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और इस बुक से भी मैं आपको मेक श्योर कराऊंगा कि ये बुक से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोनों प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और इन प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं कि कैसे जो प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों को लेकर, और साइंस के एक एक प्रश्न का मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को डिस्कशन कराने का प्रयास करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो 11-8 का प्रश्न है ये समझिए, देखिए दिया हुआ है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से अभी आप ये बात समझिए, जैसे अभी आपने ये डिस्कशन किया और इसके बाद आपको एक माइंड में प्रश्न क्लिक होनी चाहिए कि जो सेरीकल्चर पूछ रहा है आखिर ये कहाँ से है। तो साइंस का जो वैज्ञानिक नाम है, जो वैज्ञानिक हम लोग पढ़ते हैं और भी चीज़ों का, वो जो कृषि वाला है वहीं से प्रश्न पूछा गया। तो आप अगर लुसेंट को उठाते ये टॉपिक, ये जो है, तो इस टॉपिक से आप 5-10 प्रश्न और याद कर लेंगे, और वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो सेरीकल्चर का के संबंध किससे है, ठीक है। तो जो सेरीकल्चर होता है वो रेशम के कीट के पालन होता है, ठीक है, रेशम के कीट के पालन होता है। और यहाँ पे एक और आपसे पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन क्या होता है। तो इसका होता है सेरीकल्चर और उसका होता है एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर जो हो जाएगा मधुमक्खी के पालन होता है, और सेरीकल्चर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका रेशम के कीट का पालन हो जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बोलेगा तो झाड़ी से हो जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बोलता है तो झाड़ी से हो जाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। आप ये 10th क्लास में पढ़े हैं ना जी, कि जो अम्ल है वो किस में कौन सा अम्ल होता है। तो यहाँ से है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड या लैक्टिक एसिड। क्या होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड होता है या लैक्टिक। आप ध्यान से याद रखिएगा, मधुमक्खी बोले या चिट्टी बोले या हड़ा बोले या बिच्छू बोले, ठीक है, इन सबके डंक में जो होता है वो आपका होता है लैक्टिक एसिड होता है, या उसी का नाम है फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और भी है कि लैक्टिक एसिड कहाँ होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, तो दही में कहाँ बोला जाएगा, दही में बोला जाएगा तो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। सिरके में बोलेगा तो एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में बोलेगा तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, और इमली में बोलेगा तो टार्टरिक एसिड होता है, चाय में बोलेगा तो टैनिक एसिड होता है, कॉफ़ी में बोलेगा जो कैफीन होता है। तो ये बात आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अगर ये पूछा है तो वहाँ से भी पूछ सकता है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद और यहाँ से प्रश्न पूछा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान या दर्द हो जाती है। तो पीछे भी आपको पढ़ाया है मैंने कि जब हम लोग दौड़ते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उस समय शरीर की मांसपेशियों में थकान हो जाती है, ठीक है, दर्द हो जाती है। उस समय शरीर के अंदर उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और उस लैक्टिक एसिड के होने के कारण ही शरीर के मांसपेशियों में थकान होती है, दर्द उत्पन्न होती है। लेकिन उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो क्षार का यूज करते हैं, ठीक है, शराब का यूज करते हैं, जिससे वो दर्द क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। बहुत ही आसान लेवल के प्रश्न हैं, जरा आपके आंसर के साथ समझ लीजिएगा। आप बस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं पूरा याद करवा दूंगा, ठीक है। पौधे की कोशिकाओं में तरकुता और कठोरता का कारण क्या है। कह रहा है कि पौधे है और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कठोर हो जाती है। आखिर वो कठोर कैसे होती है, तो पौधे की जो कोशिकाएं वो कठोर होती है, उसके अंदर भरी हुई जो रिक्तिकाएं हैं, अगर रिक्तिकाएं खाली होगी तो वो कठोर होगा, कठोर तो नहीं होगा, क्योंकि आप ठोस पढ़े हैं कि ठोस के अंदर जो अंतरा आणविक स्थान होता है वो बहुत पास में होता है। तो जब उसके अंदर अंतरा आणविक स्थान बहुत पास में होगा तो वो ठोस हो जाता है, जो कि द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, और गैस में होता ही नहीं है, बहुत नग के बराबर अंतरा आणविक स्थान होता है। इसलिए द्रव क्या होता है,
आपका बहता बहते बने लगता है, ठोस जो है वो बहुत ही कठोर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि पौधे के कोशिकाओं में अगर रिक्तिकाएं बहुत ज़्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे आती है, समझिएगा। आगे प्रश्न है कोशिका, इसी में कोशिका भित्ति क्या है। तो जो पौधे होते हैं उस पौधे के ऊपर एक मोटी सी जो आवरण पाई जाती है, वो कठोर सी दोहरी सी, वो होती है कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन हम लोग के ऊपर, जीवों के ऊपर जो पाई जाती है, ये जो आवरण बनी होती है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो ये भी बात आपको ऐसे ध्यान रखना है। इस तरह से अगर डिस्कशन से आप पढ़िएगा ना दोस्तों, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बस बने रहिए वीडियो में, आपको पूरा चीज़ें मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है एक ऐसे ओरल है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को होता है, ठीक है, ओजोन 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे आपका प्रश्न यहाँ से साइंस का ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो आप देखते हैं ऐसे पेरिस्कोप में भी होता है, उसका यूज किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जिसका खोज किया था नरेंद्र सिंह, ठीक है, करपानी, नरेंद्र सिंह जो कपानी है, इन्होंने इनका खोज किया था। और इसका खोज इन्होंने कब किया बताइए, अगर ये भी पूछ सकता है, जैसे ऐसे याद किए तो हो सकता है, अगर टॉपिक पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि इसका खोज कब हुआ था। तो इसका खोज हुआ था 1950 में। कब हुआ था, 1950 में हुआ था, और नरेंद्र सिंह करपानी ने किया था। इसके बाद प्रश्न है कि वनस्पति पौधे से संबंधित तो कीट किससे संबंधित है। मतलब कह रहा है कि वनस्पति जो है विज्ञान वो पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, कोई भी बता सकता है। कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीड़े से संबंधित है। ये लेवल नहीं प्रश्न है, बस समझिए और इस तरह से आप याद कीजिए। कीट विज्ञान किससे है, तो कीड़े से है। आगे पढ़ते जाइए। अगला है कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था। मैंने क्या बोला आपसे, कोशिका से पूछा जाता है ना, तो यहाँ बोला जीवित कोशिका का खोज कौन किया। देखिए कोशिका जो होता है वो जीवों का मूलभूत इकाई होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कोशिका जीवों का मूलभूत इकाई होता है, और बहुत सारे जब कोशिका आपस में मिलता है तो ऊतक बनता है। कोशिका दो प्रकार का, एक जीवित और एक है मृत। जो मृत कोशिका है उसका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जो जीवित कोशिका है वो 1674 ईस्वी में एंटो वान लीवेनहॉक ने किया था। इसका खोज किया था 1674 ईस्वी में एंटो वान लीवेनहॉक ने किया था। तो यहाँ से बात आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद यहाँ पे है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या किया था, तो टीके का खोज किया था, ठीक है, टीके का खोज किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है या अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। और इस बात को रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और जीवित कोशिका क्या बोलेगा, तो एंटो-वान लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में। प्रश्न पूछा गया है, और क्या आपसे लेवल का नहीं है दोस्त, बस अच्छे से आप देखिए, मैं पूरे आपको साइंस जो पीछे पूछा है सब करा दूंगा। अगला है बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है। बुझा हुआ चूना और एक होता है कली चूना। जो कली है, कली चूना का होता है CaO, क्या होता है, CaO, ये हो गया आपका कली चूना, ठीक है। इसके बाद एक बुझा हुआ, तो चूना बुझेगा कब, जब उसमें जल मिलाइएगा तभी तो बुझेगा। चूना कब बुझेगा, जब जल मिलाइएगा। तो CaOH का होल ट्वाइज, Ca के साथ OH जोड़िए, OH मतलब जल, H2O जल होता है ना, तो ऐसे समझिए CaOH का होल ट्वाइज, तो हो जाएगा कली चूना, क्योंकि हो जाएगा बुझा हुआ चूना, सॉरी बुझा हुआ चूना, क्योंकि जल में हमने मिला दिया, चूने मिला दिया जल, तो उसका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो बुआ है ये हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा बुझ गया। कली कहेगा तो CaO, और केवल चूना पत्थर बोलेगा तो CaCO3, क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। केवल चूना पत्थर बोलेगा तो CaCO3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, क्या लेवल है इस प्रश्न का। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विद्युत प्रतिरोध का बोलेगा तो ओम, अगर ये पूछा है तो भी पूछ सकता है। विद्युत प्रतिरोध का बोलेगा तो ओम होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का बोलेगा तो ओम मीटर होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध बोलेगा तो ओम होता है, और विद्युत प्रतिरोधकता का बोलेगा तो ओम मीटर होता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है, याद रखिए। विद्युत विभव का बोलेगा तो वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत विभव का बोलेगा तो क्या होता है, वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा।
एक प्रश्न है जो 10th क्लास का, अगर आप SCERT का बुक पढ़े होंगे तो उस बुक के जो चौथा चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बन एंड उसके यौगिक, उसमें फर्स्ट में ही लिखा हुआ है या कहीं भी आपको मिल जाएगा कि IUPAC नाम क्या होता है। ठीक है, IUPAC नाम क्या होता है। और देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, लेवल जरा देखिए कहाँ से पूछा हुआ है। और ये मैंने जो पढ़ा, मैं तो 9th-10th को पढ़ाता हूँ तो वहाँ से बच्चों को ये सब चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। यहाँ से पूछा है कि IUPAC नाम का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइए जरा सा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और IUPAC नेम भी लिखाता है केमिस्ट्री में, आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगला है कि तांबा का जो फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब, जो बल्ब जलाते हैं हम लोग, उस बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ठीक है, अगर बोलेगा किसका, उसका तंतु जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। बात ध्यान रखिएगा, जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऐसे ही तो प्रश्न पूछे गए हैं। 1 न्यूटन कितने डाई के बराबर होता है। कह रहे 1 न्यूटन जो है वो कितने डाई के बराबर होता है, तो 10 के पावर 5 डाई होता है। आप बात ध्यान रखिएगा, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये इसका CGS मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। तो 10 के पर क्या होता है, 5 डाइन के बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा ना। तो ये प्रश्न यहाँ से साइंस के बने हुए हैं। और भी इसमें प्रश्न बने हुए हैं कि यूरेनियम किसका अयस्क है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, यूरेनियम का तो पिंच ब्लेड। कौन सा है, पिंच ब्लेड किसका है, वो यूरेनियम का। ठीक है, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट जो होता है वो किसका है, ये लोहा का होता है। किसका होता है, लोहा का। बक्साइट किसका होता है, एल्युमिनियम का। क्या होता है, एल्युमिनियम का। क्यूप्राइट किसका होता है, कॉपर का। किसका होता है, कॉपर का। हर्न सिल्वर किसका होता है, चांदी का। रूबी सिल्वर किसका होता है, चांदी का। तो ऐसे कोरंडम किसका होता है, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा तो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी प्रश्न पूछे गए हैं। कह रहा है कि आग को बुझाने के लिए, ठीक है, आग है उसको बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और गैस बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आप भैया ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको, ये पूछे गए हैं आपके साइंस में। और भी सुनिए क्या लेवल है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाई है। तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोसले का है। किसका है, मोसले का है। उससे पहले भी एक आवर्त सारणी बना था जिसको मेंडलीव ने बनाया था। ठीक है, लेकिन मेंडलीव का आवर्त सारणी सही तरीके से सब चीज़ों को नहीं कर पाया। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाए तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बोलेगा सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किसने किया था, तो वो किया था लेवोजियर। ठीक है, कौन किया था, लेवोजियर, जो आपके केमिस्ट्री के फादर से लेवोजियर बोला जाता है। तो उसने सबसे पहले किया था। ठीक है, लेवोजियर ने किया था, लेकिन वो असफल नहीं रहे। तत्व और धातु और अधातु के आधार पे करने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल नहीं रहे थे। लेवोजियर के बाद दूसरे जो आए करने के लिए, ठीक है, जो दूसरे आए वो आए थे आपके जॉन डोवरेनर। कौन आए थे, जॉन डोवरेनर, जिसने तिर्यक नियम लाया था। जॉन डोवरेनर आए थे और जॉन डोवरेनर ने तिर्यक नियम लाया था। और जॉन डोवरेनर ने बताया था कि अगर किसी भी तत्वों के उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान बताया था उन्होंने कि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो फर्स्ट और सेकंड दो लास्ट वाले का परमाणु द्रव्यमान को अगर जोड़ के उसका औसत किया जाए तो बीच वाले के क्या होगा, द्रव्यमान के लगभग बराबर आ जाएगा। तो ये जॉन डोवरेनर बताया था। इसके बाद आया था न्यूलैंड्स, जो अष्टक नियम लाया था। न्यूलैंड्स ने भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार ही सजाया और उसने यही बताया कि जब किसी तत्वों को, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में परमाणु द्रव्यमान क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्वों का जो गुण है उसके पहले वाले तत्वों के गुण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, जो कि भारतीय संगीत के सुर के जो एक सारे गामा पदा होता है उसी आधार पर उन्होंने सजाने का प्रयास किया था। और इसके बाद आए थे मेंडलीव। कौन आए थे, मेंडलीव। मेंडलीव ने हद तक सही तरीके से इसको सजाने का प्रयास किया था और सही तरीके से उन्होंने इसको किया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था। लेकिन आगे चलकर ये हुआ कि इन्हें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सजाया, लेकिन आगे चल के इनका भी कुछ ना कुछ बहुत सारे साइड इफेक्ट हो गए, जिसके चलते इनका भी सफल नहीं हुआ। और लास्ट में आए मोसले और उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाने का प्रयास किया। ठीक है, एक्स किरण से
सोने के पत्थर से उन्होंने गुजारते हुए, और उन्होंने ये देखा कि तत्वों को सजाने का जो है वो परमाणु जो संख्या है वही सबसे बेस्ट है, इसलिए उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। और इस तरह से हम लोग जो पढ़ते हैं वो मूसले का पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें 18 जो है वर्ग है और 7 जो है आवर्त है। तो यहाँ इस टाइप से प्रश्न बनेंगे, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा तब तो आप प्रश्न बना पाइएगा। तो ऐसे आपको पढ़ने हैं। आगे, पौधे के जड़ के खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है? करा है कि खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों को कौन पहुंचाता है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, उत्तक पढ़िएगा आप, तो उत्तक 2 प्रकार का होता है, एक जैसे जंतु उत्तक होता है और एक पादप उत्तक होता है, पढ़े होंगे आप। तो एक सरल होता है उत्तक और एक जटिल उत्तक होता है, ठीक है, सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। जो सरल उत्तक होता है वो 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, मृद उत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये होता है आपका कौन सा? सरल अस्थायी उत्तक। और एक होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी जो उत्तक होता है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जड़ से जल और खनिज लवण को, ठीक है, जाइलम जो होता है वो जड़ से जल और खनिज लवण को पेड़ पौधों के जड़ से ऊपर ले जाने का काम करता है। वो कौन करता है? जाइलम करता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो जो भोजन बन गया, पेड़ पौधों में जो पत्तियों में भोजन बन जाता है, उस बने हुए भोजन को उस पत्तियों से नीचे तक फैलाने का जो काम करता है वो फ्लोएम करता है। यानी फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। यानी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने का काम करेगा तो वो हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। लेकिन खनिज लवण का बोलेगा, बात ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन वाला है, अगर खनिज लवण बोलेगा तो वो जाइलम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जाइलम, क्योंकि नीचे से खनिज लवण जाता है, जल नीचे से और खनिज लवण नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो वो ले जाएगा जाइलम। लेकिन जो भोजन को फैलाने का काम करता है वो करता है फ्लोएम। जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है और फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। जाइलम जो होता है वो एक दिशीय होता है, यानी नीचे से सिर्फ जल को ऊपर ले जाने का काम करता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो द्विदिशीय होता है, यानी वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ ले जाने का काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, पूछा जाएगा तो यहाँ से प्रश्न आप बता सकते हैं। तो इसका जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम आप बता सकते हैं। हाँ, जाइलम भी आपको बता दे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जाइलम के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्लोएम के भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। चालनी नलिकाएं, जाइलम का शायद जाली नलिकाएं, सहकोशिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुतक। और फ्लोएम का होता है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। ये भी बात आपको ध्यान रखना, भी पूछा जाता है। कह कि निकट दृष्टि दोष को दूर करना है। अगर निकट दृष्टि दोष है और उसको दूर करना है तो कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे सब कि निकट में कौन सा होगा और दूर में कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आज, एक टिक से याद रखिए। देखिए कैसे बच्चों को मैं याद करवाता हूँ। नी आ मतलब निकट आओ, ठीक है, निकट आ रहा है ना, आ, तो इसमें होगा अवतल। क्या होगा? अवतल। नी आ यानी अवतल, ठीक है, क्या होगा? अवतल। निकट है यानी अवतल है। दूर, उर यानी उत्तल, यानी दूर जा रहा है तो दूर क्या होगा? उत्तल होगा, ठीक है। बस ऐसे ही याद रखिए फनी वे में। अगर दूर कर रहा है, दूर, दूर मतलब ऊ आ रहा है, ऊ, तो ऊ मतलब उत्तल, तो दूर कहेगा तो उत्तल। नी मतलब निकट, निकट मतलब अवतल, तो ध्यान रहेगा। निकट कहेगा तो क्या हो जाएगा? अवतल, और दूर कहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल। दूर कहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल। गुड, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही था साइंस का प्रश्न। अब बताइए आपको कितने लेवल के प्रश्न लगे और कितने इसमें ज़्यादा हार्ड लेवल का जो आपसे नहीं बना? बताइए, आपसे नहीं बन सकता था। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। मैंने 1 साल का आपको करा दिया, अगले साल भी मैं आपको करा रहा हूँ। तो आप जरा सोचिए कि क्या लेवल है इस प्रश्न का, कितने ज़्यादा हार्ड लेवल है। और ऐसा सब प्रश्न जब पूछा गया है पीछे रिसेंट में, तो आप कैसे श्योर हैं कि आप आगे ये नहीं पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, पढ़ के तो जाइए। नहीं पूछा जाएगा मत पूछा जाए, पढ़ के तो आप इतना जा सकते हैं। और आप पढ़िए कि नहीं जाइएगा तो क्या करिएगा? तो आप पढ़ के जाइए। ये 1 साल का मैंने आपको करा दिया। अब देखते हैं अगला साल का प्रश्न। सुनिए, लेवल सुनिए। अगला है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था? पिछले बार पूछा आपसे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, और यहाँ पर पूछ रहा है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया। तो डिस्कशन में मैंने बता दिया,
कि 1665 ईस्वी में जो रॉबर्ट हुक है, कौन है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने ही इस मृत कोशिका का खोज किया था 1665 में, पहले भी मैंने बताया था। और 1674 में एंटोवान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया। तो भी ध्यान रखिएगा कि जीवित कहेगा तो एंटोवान लीवेनहॉक हो जाएगा और मृत कहेगा तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा 1665। क्या है क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा भारी थोड़े है। और सेम ऑप्शन वहीं दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल वाला। वायु क्या है? करें कि वायु क्या है, बताइए वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। मिश्रण ये होता है कि जिसमें एक से अधिक जो पदार्थ है वो किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है। अगर अनुपात फिक्स रहेगा तो वो यौगिक हो जाएगा, अगर अनुपात फिक्स नहीं है तो मिश्रण है। तो दैट्स हियर वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग तत्व बोलते हैं। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो बनता है यौगिक। लेकिन अगर दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो वो बनता है मिश्रण। तो वायु भी क्या है? मिश्रण। जल क्या है? यौगिक। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यौगिक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एक तरह साइंस ले लीजिए, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। मैं इस तरह से अगर आप कहिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं हर सब्जेक्ट का करा दूंगा डिस्कशन, जैसे मैं साइंस का करा रहा हूँ। आगे कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग है? अल्ट्रासोनिक वेव कौन सा है? तो वो सोनार होता है। क्या होता है? सोनार। जो समुद्र में गिरी हुई, ठीक है, जो समुद्र में गिरी हुई वस्तु होती है उसको पहचानने के लिए कार्य में आता है, तो वो होता है आपका सोनार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। विटामिन का खोज किसने किया था? ठीक है, तो विटामिन का केवल बोलेगा तो विटामिन का खोज किया था फंक। किसने किया था? फंक ने किया था। ध्यान रखिएगा, विटामिन का खोज फंक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहले भी मैंने आपको बताया था कि धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। धोवन सोडा का क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। ये धोने वाला सोडा है, Na2CO3। लेकिन खाने वाला सोडा कहेगा तो खाने वाला सोडा क्या हो जाएगा? NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। केवल H लगा दीजिए बीच में, NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा और वो हो जाएगा खाने वाला सोडा। और ये हो जाएगा धोवन सोडा, डिटर्जेंट पाउडर भी इसको बोला जाता है, तो ये धोवन सोडा हो जाएगा। और खाने वाला हो जाएगा NaHCO3, बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोला जाता है। क्या कहता है? कास्टिक सोडा, तो हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा कास्टिक सोडा। वो भी ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट आप जान रहे हैं चूना पत्थर होता है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है कि ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था? अब जरा बताइए, ये लेवल बहुत ज़्यादा है। आप लूसेंट का उठाइएगा खोज करता तो ऐसे ही पहले दिख जाएगा आप लोगों को कि ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था? तो जॉन बार्डिन ने। कौन किया था? जॉन बार्डिन ने खोज किया था। लेकिन एक बात और बता दे रहे हैं, जॉन बार्डिन के साथ और भी कुछ लोग थे, ठीक है, जॉन बार्डिन के साथ और भी कुछ लोग थे जिनका नाम ऑप्शन में नहीं दिया है। एक थे वाल्टर ब्रेटर और विलियम साकले, ठीक है, वाल्टर ब्रेटर और विलियम साकले, इन तीनों ने मिलकर 1947 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का खोज किया हुआ था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला है आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, बताइए कहाँ से लेवल, कितना हार्ड लेवल एकदम है ये कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, इन्होंने पुस्तक में इसके बारे में बताया था, और उस पुस्तक का नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। उस पुस्तक में इन्होंने लिखा था और वहीं से इनके बारे में बताया था मटर के पौधे पे। ये भी पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पे किया था। ध्यान रखिएगा किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। तो याद रखिएगा। करें आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? तो आयोडीन का प्राथमिक स्रोत जो है वो समुद्री घास होता है। क्या होता है? समुद्री घास होता है। ध्यान रखिएगा, वहीं से आयोडीन को प्राप्त किया जाता है। इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? बताइए शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो शरीर के बारे में बताया तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो वो है यकृत यानी लीवर। कौन सा है आपका? यकृत यानी लीवर। और लीवर के बारे में और बताया जाता है कि इसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है।
कोशिका विभाजन किस में होता है? लीवर में होता है। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो मस्तिष्क में नहीं होता, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनिए, क्योंकि अगर मस्तिष्क में चोट लगा तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में जो चोट लगता है वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? मस्तिष्क में नहीं होता है। कहाँ होता है ज़्यादा? लीवर में होता है, ठीक है। चाकू भी मार दो 4 बार तो चलेगा, बच जाएगा। आगे है तो बोलेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। और सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्न्याशय है। कौन सा है? अग्न्याशय, ध्यान रखिएगा। शरीर की सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो अग्न्याशय होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ठोस से द्रव में, कोई वस्तु ठोस में है और उसको द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ठोस से द्रव में कहेगा तो हो जाएगा गलन। क्या हो जाएगा? गलन, क्योंकि वो गल गया। ठोस था और क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अगर बोलेगा कोई वस्तु ठोस है और ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाए तो वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वो प्रक्रिया है ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। कौन सा होता है? सब्लिमेशन। ये भी पूछ सकता है कि ठोस है और ठोस से डायरेक्ट वो गैस में बदल जाए तो वो कौन सी प्रक्रिया है? तो ठोस से डायरेक्ट अगर गैस में बदल जाएगा तो वो सब्लिमेशन हो जाएगा, ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? वो ऊर्ध्वापातन हो जाएगा, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। ये भी पूछ सकता है कि गैस है वो जल में बदल जाए तो वो क्या होगा? अगर गैस है और गैस से जल में बदल जाए तो वो क्या होगा? तो गैस से अगर जल में बदल जाए तो उसे संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे संघनन। अगर द्रव है, द्रव से गैस में बदल जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तो अगर द्रव गैस में बोलेगा तो उसे बोलेंगे वाष्पन। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? वाष्पन। तो एक बार फिर से क्लियर हो जाइए। अगर कहेगा ठोस से द्रव में बदल जाए तो उसे गलन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गलन। अगर बोलेगा द्रव से वाष्प में बदल जाए तो उसे वाष्पन कहा जाता है। अगर बोलेगा ठोस से गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। अगर बोलेगा कि गैस है वह द्रव में बदल जाए तो उसे संघनन कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप आराम से बता सकते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? बताइए। Al2O3। इसका लेवल है? बताइए। ऐसे आपको याद करके जाना है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है? सूत्र होता है। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? बताइए। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, याद रखिएगा। HCl। क्या होता है? HCl, जो पेट के आमाशय में मौजूद होता है। HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर इसका HCl हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताइए और भी प्रश्न क्या पूछा गया? बस इस टाइप के ही इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, जो मैंने आपको टोटल इसका ही प्रश्न करा दिया। तो आपको क्या लगा कि इस साल के प्रश्न में कितने लेवल के प्रश्न पूछा गया है, जो आप डर रहे हैं इतने लगा लगा के? अरे आप जो कर रहे हैं वो करिए। इस टाइप के प्रश्न भी आप पढ़िए और यही प्रश्न पूछेंगे, आप क्वेश्चन हॉल में जाके देखिएगा, क्योंकि इतने सारा प्रश्न सेट करना है, उतना हार्ड वो प्रश्न नहीं सेट करेगा कि कहाँ से बच्चे बनाएंगे। ये लेवल है, आप देख ले, आपके सामने मैं इसका सबका आंसर बता रहा हूँ, और भी आप खुद चेक करते जाइए क्या क्या लेवल है, आपके सामने मैं खुद बता रहा हूँ। अगला समझिए प्रश्न क्या है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? बहुत लेवल है प्रश्न का जी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 9th क्लास में पढ़े होंगे पहला चैप्टर कोशिका, और इस बुक में भी आप अगर ऑब्जेक्टिव किए होंगे तो इसमें मिल जाएगा। मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूँ, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो स्लाइडेन और स्वान का नाम नहीं आप सुने हैं? 1938 से 1939 में कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। याद रखिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। कोशिका का खोज बोलेगा कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, जो कि मृत कोशिका था। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? 1674 ईस्वी में एंटो वान लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रा का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुब्बे ने किया था। कौन किया था? डी डुब्बे ने किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। एक और क्वेश्चन पूछता है, किसने बताया था कि जो कोशिका है वो पहले से मृत कोशिका से ही बनी होती है, पहले से मौजूद कोशिका से बनी होती है? कौन बताया था? बिर्चो ने बताया था। कौन बताया था? बिर्चो ने। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। राइबोसोम का खोज कौन किया था? तो जी पैलेट ने किया था। कौन किया था? जी पैलेट ने किया था, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था, ये भी बात आपको याद रखना है। तो
अगर इन सब प्रश्नों को आप याद रखते हैं तो आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। और इतना अगर याद नहीं है किसको, अगर ये सब याद नहीं है पूछ दो और बोलेगा कि हमको तो आ ही नहीं रहा है, साइंस नहीं आ रहा है, कहाँ से साइंस पूछ रहा है, ये पढ़ के तो जाओ पहले करो, तो पहले इतना याद, आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, बताइए। ईंट पर नाच, इसका ट्रिक होता है ईंट पर नाच, ठीक है। रदरफोर्ड, जे थॉमसन और टॉमसन, ठीक है, 3 थे इसमें, तो जे थॉमसन थे, ठीक है, ये जे थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है आपसे प्रश्न पूछा गया है साइंस का, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, बताइए। पीछे भी पूछा गया है सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, NaNO3, पढ़े होंगे 10 क्लास में, NaNO3, NaNO3 यही होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है ये, सोडियम नाइट्रेट, बताइए, याद नहीं हो गया सोडियम नाइट्रेट का। और बोला NaOH, कास्टिक सोडा, ये क्या है, कास्टिक सोडा। NaCO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, क्या है, सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा। NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा। CuSO4 हाफ H2O, CuSO4 हाफ H2O अगर बोलेगा तो हो जाएगा आपका जिप्सम, क्या हो जाएगा, जिप्सम। और CuSO4 2H2O बोलेगा तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है, ठीक है। NaCl तो पता है आपको, नमक, इतना तो आप जानते ही होंगे। G का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, याद रखिएगा। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या चीज़ का होता है, तो कैपिटल वाला जी का मान होता है, और स्मॉल वाला का बोलेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पता होगा आप लोगों को ये तो। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, पीछे ही बताया मैंने, देखिए क्या है पूछा हुआ, सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक, कौन सा होता है, एसिटिक, सिरका है एसिटिक, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, नींबू में एसिटिक ही करिए, और संतरे में कौन सा होता है, ये संतरे खाटे में सब एसिटिक ही होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, कह रहा है कि सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो पौधे के किस भाग में होता है, तो पौधे के छाल में होता है, ठीक है। और वो पौधे के छाल को ना कड़ा कर देता है, मजबूत बना देता है। तो क्या होता है, सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो पौधे को कड़ा कर देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कड़ा करने का काम कौन होता है, तो सुबेरिन होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि देखिए यहाँ प्रश्न पूछा, पौधों की वृद्धि हार्मोन कौन सा है, पौधों में करा है कि वृद्धि हार्मोन कौन सा है ना, वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो देखिए जिब्रेलिन जो होता है वो वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है। एब्सिसिक जो होता है ना, एब्सिसिक मैं आपको बता दूं, ऑक्सिन भी जिब्रेलिन से, ऑक्सिन भी वृद्धि करता है, ठीक है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ठीक है, और आपका साइटोकाइनिन है, ये सब जो है ना वो वृद्धि वाले ही होते हैं। एथिलीन जो है वो, एसिटिलीन है, वो पकाने वाला होता है, एसिटिलीन क्या होता है, पकाने वाला होता है। लेकिन जो एब्सिसिक होता है वो उल्टा काम करता है, वो वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। बोलेगा पौधे पत्तियों को झुलसाने का काम कौन करता है, तो वो करता है एब्सिसिक। अगर किसी को झुलसाइएगा, किसी को रुलाइएगा तो रोएगा ना जी, सिसिक सिसिक करते एब्सिसिक होता है, ठीक है। ऐसा याद करने का है, एब्सिसिक याद रहेगा हमेशा आप लोगों को। आगे वायु का निरपेक्ष मान क्या होता है, वायु का निरपेक्ष मान 1.0003 होता है, 1.0003 होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा जरूर। कह रहा है कि वर्षा की जो बूंदें होती है ना, वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, तो वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वर्षा की जो बूंदें है वो गोलाकार क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है, कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा ग्रंथि करता है, तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि होता है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा होता है, एड्रिनल ग्रंथि होता है, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क में कौन से ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इसका होता है सेरेब्रम। कौन होता है, सेरेब्रम होता है, जिसे मास्टर माइंड भी ग्रंथि भी कहा जाता है। और पीछे आपका होता है सेरिबेलम। क्या होता है, सेरिबेलम।
जितने भी बुद्धि और चतुराई का केंद्र है वो सेरेब्रम में होता है। किसमें होता है? तो सेरेब्रम में होता है। बुद्धि और वो चतुराई का केंद्र होता है, कौन होता है? सेरेब्रम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने वाला पश्च मस्तिष्क होता है। कौन होता है? पश्च मस्तिष्क। और ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने वाला अग्र मस्तिष्क होता है। और आंख के मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाला ये मध्य मस्तिष्क का होता है, ठीक है। मध्य जो आंख के मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। ये 10th का क्लास का डायरेक्ट प्रश्न दे दिया है कि लेंस को बनाने में, एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लेंस को बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं? प्लास्टिक का, कांच का, ऑप्शन भी याद है हमको, प्लास्टिक का, कांच का, रबर का या मिट्टी का, किसका नहीं करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन से कांच, सिलिकॉन, प्लास्टिक दिया है, रबर नहीं है, बट मिट्टी होगा। मिट्टी दिया है, मिट्टी नहीं होगा, इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते। तो आप बताइए ज़रा, ये बहुत लेवल है, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। कितना आपको लेवल लगा इसका आंसर? कितना ज़्यादा लेवल है? अगर इतना आप पढ़े हुए हैं तो बताइए आपका कंप्लीट है इतना पहले? आप इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए 10 दिन के अंदर में। लेवल जो है ना बहुत है, कुछ नहीं लेवल है। जो भी बचा हुआ है मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूंगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। तो इस वीडियो तक इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में आपको और जो बचा हुआ है वो 2 क्लास में, 1 क्लास में और आपको दे दूंगा, ताकि आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना लगे और देखे भी आप अच्छे से, ठीक है। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब और चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा।